हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। अब आपके चैट में एक हमने नया फीचर लगा दिया है जिसमें आपको सिर्फ अपना चैट दिखेगा। तो अब आप क्लास में बकैती नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, सबका चैट आप जो लिखोगे मुझे दिखेगा। अब मैं आराम से आपके चैट को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि आप बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे। उनको सिर्फ अपना चैट दिखेगा। तो आप हेलो लिखोगे तो सिर्फ मैं देखूंगा, बाकी बच्चों को नहीं दिखेगा। क्या ऐसा हो रहा है? यस। तो बस मस्ती से पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ते हैं, एग्जाम नजदीक आ गया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना ही चैट दिख रहा है, इसका ये मतलब मत समझना कि क्लास में एक ही बच्चा आया, क्या मैं अकेला हूं, क्या कैसे पढ़ूं। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, सबको सिर्फ अपना अपना चैट दिख रहा है, बस जो वो चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे मुझे बहुत सुकून है कि आप फोकस में रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और फोकस क्लास में आपकी बात मुझ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। हाँ जी। तो देखिए यहां पर क्या है कि एक कमोडिटी है, उसका दाम जो है 23% से हमने बढ़ाया। और कंजम्पशन इस तरीके से कम करेंगे कि केवल 5% की का इंक्रीमेंट हो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में, खर्चे में। तो आपको बताना है कि फैमिली ने कंजम्पशन कितने प्रतिशत से रिड्यूस किया। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको समझते हैं कैसे हम जल्दी से कर पाएंगे। तो देखो, आपने कहा कि हमारे पास एक प्राइस है इनटू कंजम्पशन है, और अगर प्राइस इनटू कंजम्पशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगी, सही है। अब देखिए, प्राइस को आप 23% से बढ़ा रहे हो, तो आप 100 से 123 कर रहे हो, एक तरह से 100 से 123 आपने कर दिया। कंजम्पशन में क्या कर रहे हो पता नहीं, मान लेते हैं एक्स से वाई कर दिया आपने, या ए से बी कर दिया आपने। एक्सपेंडिचर को आपने 5% से बढ़ाया, तो आप सीधे लिख सकते हो कि 100 से 105 कर दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक चीज 123/100 गुना हो गई, एक चीज x से y हो गई तो y/x हो गई, और एक चीज 100 से 105 हो गई, तो ऐसा हो गया। आप 100 से 100 को काट दीजिए और y/x की जो वैल्यू आएगी वो 105/123 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब कंजम्पशन अगर पहले 123 था तो अब 105 हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो कमी आई 18 की, 18 की कमी आ गई। और 18 की कमी आ गई तो 18/123 लिखेंगे, 18/123 इंटू 100 करेंगे, है ना। 18/123 इंटू 100 करेंगे, और 18/123 इंटू 100 का हमें मान निकाल लेना। तो मैंने इसको निकालने का तरीका क्या बताया था आपको, या अभी फिर से बता रहा हूं, वो ये है कि ये 1800/123 का एक तरह से मान निकालना है। अगर आप थोड़ा सोचें कि ये मैं 120 मान लूं, अगर मैं इसको 120 मान लूं, तो आपको क्लियरली ये वैल्यू दिख जाएगी कि ये वैल्यू 15% के बराबर है, क्योंकि 120 10 गुना करेंगे तो 1200 बनता है, और 5 गुना करेंगे तो 600 बनेगा। तो टोटल जो वैल्यू है आपकी कितनी आ जाएगी, 15% आ जाएगी। लेकिन नीचे 123 है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ी सी कम। अब चूंकि आप अर्जुना वाले हो तो एक बात और बोल सकता हूं कि आप ये चीज सोच सकते हो कि 120 अगर मैंने किया तो मैंने कितना डिक्रीज किया है। आप कहोगे 3/120, जो कि 3% से भी कम है, ठीक है। 3/120 इज वॉट, अगर 3/120 आप निकालने जाओगे, लेस देन 3% है ये, लगभग 2 से 3% के बीच में है। इस वैल्यू को अगर आप 2 से 3% के बीच में कम करोगे 15 को, तो 2 से 3% 15 का बहुत छोटा होता है, ठीक है। इट्स लाइक 0.3 0.4 के आसपास, ठीक है। तो आप कहोगे मेरी वैल्यू ए होगी 14.6%, क्योंकि इससे हल्का सा कम 14.6% आपका आंसर हो गया। डिनोमिनेटर बढ़ा, ओवरऑल वैल्यू गिरी, ऐसे आप आंसर लगा दो, आपको एग्जैक्टली करने की जरूरत नहीं है। सक्सेसिव मेथड से भी आ जाएगा, जीतू जी कह रहे हैं, बिल्कुल आ जाएगा, सक्सेसिव मेथड से भी कैलकुलेट हो जाएगी ये वैल्यू। लेकिन सक्सेसिव में फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सक्सेसिव में कैसे करोगे आप कहोगे 23 से 1 बढ़ा, दूसरे को मान लो b% से बढ़ा, तो 23 प्लस बी प्लस 23b/100 आप लिखोगे। यहां पर ये वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। अब आपको b सॉल्व करना पड़ेगा, अंत में वही कैलकुलेशन मिलेगी आपको, यहां से भी हो जाएगा, ठीक है, बट बी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बी यू हैव टू सॉल्व, ओके। और कैलकुलेशन में बहुत तरह के अप्रोक्सीमेशन किए जा सकते हैं, है ना। आप 18 + 126 होता है, तो वैसे भी सोच सकते हो कि ये जो वैल्यू है मेरी, अगर मैं 7 टाइम्स के बारे में बात करूं, ठीक है, 18 × 7, तो ये 1/7 14.28 होता है, उससे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 14.28 से बड़ी
और 15 से छोटी ए ऑप्शन। तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट भी लगा सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, ये तुम्हारा आंसर है। सक्सेसिव में 23 और दूसरे का परसेंटेज चेंज बी मान लो, खपत वाले का 23 प्लस बी प्लस 23 बी 22 होकर के आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपसे, एसी इतना गर्म क्यों है, 33 डिग्री पे चल रहा है, बताओ भाई। मैं कहूँ कि इतनी गर्मी क्यों लग रही है। हमारी बिटिया रानी आके ना एसी का रिमोट लेके कुछ भी करके चली जाती है। पिछली क्लास मैंने ली है, उसमें उसने टेम्परेचर लगा दिया 34 डिग्री और रिमोट भी लेके गायब। तो मैंने 34 डिग्री पे क्लास पढ़ाई है, एसी चल रही है और एसी 34 डिग्री पे। अभी भी वही हाल था, बट रिमोट ढूंढ के ले आया हूं मैं, 26 किया अभी। चलो, 2x प्लस 1 को अगर हम x प्लस 2 से डिवाइड करें तो कह रहा है ये प्रपोर्शन में है, तो ये वैल्यू 2/5 के बराबर है। और अगर ये वैल्यू मेरी 2/5 के बराबर है तो यहां 5 इंटू 2x प्लस 1 बनेगा और ये वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस 2 बनेगी। 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8x, और यहां प्लस 5 है, यहां प्लस 4 है आपका, तो 5 दूनी 10 और 10 माइनस 2 आपका 8 हो गया। और ये वैल्यू आपकी हो गई +1 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू -1/8 निकल के आ गई। लेकिन ये आंसर थोड़े ना है, आंसर है कि मुझे इन दोनों वैल्यूज का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो तुम लोग क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अगर a और b है तो उसका मीन प्रोपोर्शनल होता है √ab। राघवेंद्र जी पढ़ लो प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, अभी पिछली क्लास में लग रहा है तुम आए नहीं थे। वैलिडिटी मैंने बोला है जब खत्म होने वाली होगी तो बढ़ जाएगी। क्यों हर क्लास में सवाल पूछते हो आप? ठीक है, या तो विश्वास नहीं आपको मेरे ऊपर, या फिर आपको इसी चीज में मजा आता है। पढ़ो चुपचाप। 3.5 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 8 इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 3.5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, या छोड़ो कोई बात नहीं, ये 7/2 लिख लो आप इसको। अगर मैं 1 माइनस एक्स की बात करूं, मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, -1/8। अगर मैं इसको -1/8 रखूंगा, -1/8 अगर मैं इसको रखूंगा तो ये वैल्यू 9/8 हो जाएगी, इंटू 8 बनेगा। और अगर मैं एक्स की जगह -1/8 रखता हूं तो ये वैल्यू 7/8 बनेगी। यहां 8 से 8 कटेगा, 7 दो बार मौजूद है, 7 बाहर आ जाएगा, 9 एक बार मौजूद है, 3 बाहर आ जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, 4 बाहर आ जाएगा। वैल्यू हो गई 21/4, और 21/4 होता है 5.25। 5.25 आंसर क्या हो गया मेरा, सी। दैट्स द आंसर। यस, करेक्ट है भैया। एस साहब, नाम रखा है एस। क्रिप्टो ट्रेड, आप भी सही हो। कंसिस्टेंटी टूट गई है, क्या करें? ये सवाल पूछने के बजाय क्लास में पढ़ें। जब कंसिस्टेंसी टूट जाए तो किसी से मत पूछो क्या करें, चुपचाप पढ़ना शुरू कर दो, उसी से सही होगा। एवरेज 18 कंसेक्यूटिव नंबर्स का 22.5 है। आपको बताना है लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। 18 नंबर्स हैं, औसत 22.5 है। तो मैं आपको अगर एक चीज लिख के दिखाऊं कि इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, 9th और 10th, इसके बाद 8 नंबर होंगे इधर और इसके पहले 8 नंबर होंगे इधर, तभी 18 नंबर होंगे। और अगर औसत 22.5 है तो ये नंबर 22 होगा और ये नंबर 23 होगा, क्योंकि जो मिडिल टर्म होते हैं उन्हीं का जो औसत होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, वही आपका औसत होता है। औसत क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, सबका औसत बराबर होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये 22 और 23 हो गया। अब मुझे लार्जेस्ट नंबर अगर लिखना है तो इसके बाद 8 नंबर और है, तो इसके बाद पहला नंबर क्या होगा, यानी 11वां नंबर 23 प्लस 1 होगा, 12वां नंबर 23 प्लस 2 होगा, यहां जो 18वां नंबर होगा वो होगा 23 प्लस 8। ये वैल्यू आपकी हो गई 31, यानी 31 के बराबर। इतना सरल प्रश्न है कि ये सब भी करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन इतने घटिया हैं, कैसे बताऊं? अच्छा ये बताओ, जो लार्जेस्ट नंबर होगा तुम्हारा, क्या वो औसत से बड़ा होगा? यस, औसत से बड़ा कोई ना कोई एक नंबर जरूर होगा।
अगर औसत 22.5 आया और डिफरेंट नंबर्स हैं जिनका औसत 22.5 आया, तो कुछ नंबर 22.5 से छोटे होंगे और कुछ नंबर 22.5 से बड़े होने ही होने। तो लार्जेस्ट नंबर तो 22.5 से बड़ा होगा ही होगा, और 22.5 से बड़ा यहां सिर्फ एक नंबर है, और वो नंबर क्या है आपका? डी। डी क्या है? 31, वही सही होगा। ओके, क्लियर? हाँ जी, जयप्रकाश जी, मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के देखिए दो तरह से चीजें पढ़ाई जाती हैं। एक कि आपको किताब की तरह बिल्कुल एक्स वगैरह लिख के दिखाया जाए और आपको सब कुछ बड़ा अच्छे से समझ में आए, पर तुम कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत ऊपर उठ चुका है। लोगों की तैयारी बहुत अच्छे स्तर पे हो गई है, फैक्ट यही है। तो जब तक आप चीजों को थोड़ा नए सिरे से नहीं सीखोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। दूसरा, बाकी आप टीचर भी बदल सकते हो, ट्राई करो किसी और को जो आपको समझ में आए, जो मीठा मीठा बोलता हो। ठीक है, मीठा मीठा बोलने वाले काटते बहुत हैं, लेकिन जो आदमी आपसे जरूरत से ज्यादा मीठा बोले वो आपका काटेगा, मतलब आपका नुकसान करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि उसको तुमसे पैसा कमाना है, मुझे नहीं कमाना है, मैं इसलिए टेढ़ा बोल देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन में सीधे आंसर लगाना है, 22.5 से बड़ा उत्तर होगा डी। ओके, चौथा सवाल देखिए। सीमा इन्वेस्ट रुपीज दिस मच एक अकाउंट में 8.5% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, उसको कितना पैसा मिलेगा 5 सालों के बाद? तो मुझे निकालना है कितना पैसा मिलेगा। ऑप्शन बढ़िया है, सब में 21, 25, 25, 21 करके दिया हुआ है, 115, 151, 155, 551, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ओके, जरा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप लोगों को दूसरों के चैट दिख रहे हैं कि खुद के दिख रहे हैं? बस खुद के ही दिख रहे हैं ना, बस यही सही चाहिए था, क्योंकि यहाँ लोग अभी खूब सारी बकवास कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है कि मेरा वो रिवीजन नहीं हो पा रहा है, कोई कह रहा है ये नहीं हो पा रहा है, कोई कह रहा है क्लास के अंत में बात करेंगे यार, टाइम बर्बाद मत करो। अपना टाइम बर्बाद कर दोगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। तो अभी पढ़ो, अभी पढ़ो। मन नहीं कर रहा है मेरे साथ पढ़ने का तो घर जाके खुद पढ़ो, ये वीडियो बाद में देख लेना। ठीक है, 17,650 का 8.5% निकालना है, 8.5% ऑफ दिस निकालना है मुझे। 8.5% क्या होता है? 19% बटे 2 होता है। मैं इसको 19/200 लिख सकता हूं। 8.5/100 इज 19/200 इंटू 17,650, ये इंटरेस्ट है। क्या ये सही है? नहीं, 5 साल की बात है तो इसको 5 से गुणा भी करना है, तो 5 से गुणा भी कर लो, क्या दिक्कत है? कुल मिला के ये मान है। ठीक है, 95 इंटू दिस मच द वैल्यू दैट इज गिवन। अब देखो, एक तो ये है कि ऐसे इसको सॉल्व करें, या फिर हम इसको सिंपली ऐसा करें ना, 5 अट्ठे 40 और 50 25, ये 42.5% बन गया। किसका? ये बन गया 17,640 का, 50 का। अब 42.5% को मैं ऐसे निकाल सकता हूं, 50% माइनस 7.5%, और सरलता से वैल्यू निकल जाएगी। या फिर 37.5 प्लस 5 भी सोच सकते हो, वो 3/8 प्लस 1/20 कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आयुष जी करें, आप इंटरेक्शन ही बैन कर रहे हो, आप खुद ही कहते हो कि क्लास का इंटरेक्शन का मतलब, आयुष क्या होता है? क्या होता है इंटरेक्शन का मतलब? जानते हो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? कि आपस में थोड़ा कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो एक दूसरे को, डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, हम सवाल समझा रहे हैं, तुम और हम, हमारा मसला है ये कि यहाँ 100 लोग और होने चाहिए आपके साथ। है नहीं पढ़ना तो बोल दो नहीं पढ़ना है, समझे? अब आपका मन ही नहीं लग रहा है बकैती के बगैर, बोलो ना साफ साफ कि सर आपने चैट सेल्फ कर दिया है, बकैती के बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है। मन लग रहा है कि वो क्या लिख रहे होंगे। लिखने के पहले कुछ सोचते हो? इंटरेक्शन बैन तब हो जाता जब मैं बोलना बंद कर दूं। मैं बोल रहा हूं ना, पढ़ा रहा हूं, पढ़ो, सवाल पूछो अपने, कोई डाउट है इसमें? जब भविष्य बकैती करेगा ना आपसे, भविष्य, तब जिंदगी समझ में आती है लोगों को, जब भविष्य बकैती करने लगता है आपसे।
ठीक है, तो इतना फिक्र मत करो कि बाकी लोगों का चैट आपको नहीं दिख रहा है, खुश रहो इससे। ठीक है, मतलब मैं खराब पढ़ा रहा हूं तो बताओ, हाँ आपने चैट क्यों बंद कर दिया सबका? अरे भाई 1/2 निकालो इसका, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, देखो 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, यहाँ 25 आ गया। 7.5% का मतलब होता है 3/40, 3/40 इंटू 17,650, राइट। 8,825 माइनस, देखो अब क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है, ऐसे काट दो। अब 17×51 होता है, और ये 6×3 = 18, ये हो गया आपका सॉरी 5295, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटें, 4 × 13 52, 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 0.75। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट। वो आपका इंटरेस्ट है, तो माइनस करूं मैं, 28 में 13 माइनस करो, कितना मिलेगा आपको? 75। 8 में 3 5 गया, 8 में से 7, 0.275 मिला आपको। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और मैं यहां लिख रहा हूं 17,650, यहां हो गया 0.75, यहां हो गया 2, यहां हो गया 5, 6 5 11, 7 7 14, 1 15, 1 1 2, 25152, 25152। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ओके, मुझे माफ कर दो, मैं किसी से माफी की बात नहीं। देखो मास्टर भी ना बेटा इंसान होते हैं, उनके ऊपर कुछ गुजर रही हो सकता है उनकी मदर की तबीयत खराब हो सकता है उनके पिताजी की तबीयत खराब हो सकता है उनके घर में कोई बहुत बीमार हो, ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है उसको, वो भी इंसान है, खड़ा होके आके आपके सामने पढ़ाने लगता है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है इसीलिए, क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट किया करो ना कभी मास्टर को, वो भी इंसान है, हैं? इंसानों को मशीन मत समझो। ओके, A and B working alone can complete a work in 8 days and 12 days respectively. They started working together, but A left 2 days before completion of the work. In how many days the work was completed? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। 4 × 10 + 10%/4 से जल्दी होगा। यू ट्राई मल्टीपल कॉम्बिनेशन, मैंने आपको एक रास्ता दिखाया कि आप 50 - 7.5 कर सकते हो, 7.5 3/40 होता है। आप 4 × 10% भी कर सकते हो, और 10/4 भी कर सकते हो, उससे भी उत्तर आ जाएगा। आप खुद करके उसको ट्राई कर लेना, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। तो आप कैलकुलेशन में जितनी ज्यादा चीजें ट्राई करोगे खुद उतना बेहतर बनोगे, ठीक है। तो ये अच्छा है आप सोच रहे हो। A and B working alone can complete a work in 8 days and 12 days respectively. They started working together, but A left 2 days before completion of the work. In how many days was the work completed? कितने दिनों में काम पूरा हुआ? तो देखिएगा ध्यान से, यहां A है और यहां B है, यहां 8 है और यहां 12 है। आपने कहा ये वैल्यू 24 के बराबर है, 8 तिरिक 24 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। यहां पर आपकी वैल्यू लिखी हमने, 8 तिरिक 24, 12 दूना 24। अब यहां पर आपसे कह रहा है कि उन्होंने काम शुरू किया, ए ने काम 2 दिन पहले छोड़ दिया काम पूरा होने के, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? हम मान लेते हैं कि ए ने काम नहीं छोड़ा। आप बताओ कि मान लेते हैं एक्स दिनों में काम पूरा हुआ, और ए ने अगर काम नहीं छोड़ा होता तो 24 यूनिट का काम तो हुआ ही है, ए के 2 दिन छोड़ने के पहले, 2 दिन पहले छोड़ के गया ए तब भी, तो मैं इसको 2 × 3 = 6 कर सकता हूं, यस, 24 × 6 = 30 हो गया। तो अगर ए ने नहीं छोड़ा होता, ए ने अगर नहीं छोड़ा होता तो क्या काम 30 यूनिट का हो गया होता? यस, कितने दिनों में? एक्स दिनों में। और चूंकि ए और बी ने मिला के किया होता तो 5 यूनिट का काम पर डे हुआ, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 6 डेज, यानी 6 दिन में काम पूरा हुआ। तो यही पूछा, इन हाउ मेनी डेज वर द वर्क कंप्लीटेड? आंसर हो गया आपका 6, 6 दिनों में आपका काम पूरा हुआ, 6 डेज में वर्क आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। छठवां सवाल देखिए, एक 240 मीटर लंबी गाड़ी है, वो क्रॉस करती है एक 360 मीटर टनल को 30 सेकंड में। ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ये तो आप सभी लोगों को बचपन से ही आता है। बचपन मतलब जब तैयारी शुरू करते हो तो ये सवाल करना तो सीख ही जाते हो कि टोटल जो लेंथ है वो जोड़ते हैं हम, मतलब जब भी क्रॉसिंग होती है ऐसे,
कि ट्रेन हमारी टनल को क्रॉस कर रही हो या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो तो लेंथ जोड़ देते हैं, और ये हो गई हमारी डिस्टेंस और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो यहां पर आती है स्पीड, बट ये ध्यान से देखना कि ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू आई आपकी, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 600/30 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 30 दूना 60, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर ये नहीं है, आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू निकालनी है। किलोमीटर पर आवर में वैल्यू निकालने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू 360/5 हो गई, जो कि हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि 5 मीटर पर सेकंड जो होता है ये 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करता हूं 20 की 4 गुना, तो यहां पर किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू भी क्या होगी? 72 kmph के बराबर हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका हो गया 72। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्या समझ में नहीं आया? शहनवाज जी बताइए, स्पेसिफिक कोई डाउट है तो पूछिए, समझा दूंगा फिर से। 24 + 6 कैसे हुआ? ब्रिजेश जी, ए ने 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया पिछले सवाल में, तो मैं कह रहा हूं काम x दिनों में अगर पूरा हुआ है तो 24 यूनिट का काम x दिनों में पूरा हुआ है, और a ने 2 दिन पहले छोड़ दिया उसको। अगर a नहीं छोड़ता तो a 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन में 6 यूनिट काम और करता, यानी अगर a नहीं छोड़ता तो 30 यूनिट का काम हो गया होता। किसने किया होता वो काम? a और b दोनों ने मिलकर, क्योंकि दोनों ने नहीं छोड़ा, हमने ये माना है कि a ने भी नहीं छोड़ा, इसलिए आपकी वैल्यू आई 6 दिन। यहां नंबर ऑफ डेज बढ़े नहीं है, बल्कि हम कह रहे हैं कि ए हमारा 2 दिन नहीं छोड़ता अगर, तो 2 दिन में इतना एक्स्ट्रा काम हुआ होता, विच किसने किया होता? ए और बी ने मिला के किया होता। तो ऐसे होगी, राइट। 7वां सवाल देखिए, बच काना सा सवाल है। x² + 1/x² 18 के बराबर है। आपको निकालना है x³ + 1/x³ की वैल्यू, राइट। तो ध्यान से देखना, जब ये x + 1/x मुझे यहां से निकालना होगा, क्योंकि ये निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा। मैं 2 जोड़ूंगा 20 बनेगा, और अगर मैंने 2 जोड़ा और 20 बना तो ये वैल्यू होगी x³ + 1/x³, और ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? क्या ये बनेगा या √20 बनेगा? ये √20 बनेगा एक्चुअली, 2 जोड़ के। तो ये बनेगा 20 √20, यानी इसका क्यूब माइनस √20। ठीक है, अगर आप √5 के टर्म में लिखना चाहते हो जैसा आंसर है, तो आप कहोगे ये 4√5 है, 2√5 है। तो 2√5 का अगर आप होल क्यूब करने जा रहे हो तो ये बनेगा 8 पंचे 40 √5 माइनस 3 × 2√5, 6। 40 - 6 होता है 34, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 32, 52 कैसे आएगा भाई? माइनस कर दिया क्या आपने? नहीं, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। x + 1/x निकालना है। माइनस भी तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बेटा ललित जी? माइनस करोगे तो x - 1/x निकलेगा, और x - 1 से x³ - 1/x³ निकलता है, ना कि x³ + 1/x³। x³ + 1/x³ निकालने के लिए आपको x + 1/x निकालना है, उसके लिए 2 जोड़ना पड़ता है, तो वो √20 बनेगा। जो निकालना है वही निकालोगे ना, कुछ भी थोड़ा ना निकाल लोगे। 8वां देखिए, ये जो चीज लिखी हुई है इसे थोड़ा सही करना पड़ेगा पहले। ये 4x4 नहीं है, ये 4x⁴ है, -37x² है, +9 = 0 है। x की वैल्यू दी हुई है कि √3/2 से बड़ी है, इसका कहां इस्तेमाल करना है देखेंगे। हमें ये वैल्यू चाहिए 8x³ - 27/x³। ठीक है, जरा इसको निकालो। ओके, तो आप कहोगे यार ये जो निकालना है मुझे, ये कुछ दिख रहा है मुझे कि ये 2x का होल क्यूब है -3/x का होल क्यूब है, ऐसा ही है। दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है 2x - 3/x का होल क्यूब, अगर हम करने जाएं, +3 × बेसिकली
ए माइनस बी का होल क्यूब करते हो तो आपको क्या मिलता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। वही चीज इधर लाओगे तो प्लस बनेगा, तो 3 × 2 × 3 एंड यहां हो जाता है आपका 2x माइनस 3/x। कुल मिला के ये हमें करना पड़ता है। अब आप कहोगे किसी भी तरह से मुझे 2x माइनस 3/x चाहिए, वो निकालने का पूरा प्रयास आपका यहां से होना चाहिए। ये कैसे निकलेगा? आप कहोगे इसको तो मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। कैसे? 9 चौके 36 हुआ, और अगर ये 36 हुआ तो इसको मैं -36 -1 लिख सकता हूं, -37 बन जाएगा। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी चाहूं, क्योंकि इसका रूट एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दो तरीके से लिखी जा सकती है। यहां पर दो वैल्यूज हैं, -(-36/4) और -(-1/4)। एक्स की वैल्यू 9 भी आ गई और एक्स की वैल्यू 1/4 भी आ गई, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स नहीं बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करके बेसिकली आप कहोगे तो वैल्यू जो कैलकुलेट करी यहां पर, वो एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू हमने यहां से निकाली। तो अब देखो यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी आपको इस सवाल में, बिकॉज एक्स हमारा सीधा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स √3/2 से बड़ा है, मतलब एक्स 1 से बड़ा है, इसका मतलब है एक्स 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू हम एलिमिनेट करेंगे। एक्स अगर 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, और यहां से एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहां पर ये सब करना नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू सीधे सॉल्व हो रही है। इस इक्वेशन से एक्स सीधा निकल गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब एक्स अगर 3 आ गया तो मैं सीधा यहां रख के निकाल दूंगा ना, 8 × 3 का होल क्यूब -27/x का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 से होता है, कट गया, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, ये बना 8 × 27 - 1। तो ये वैल्यू क्या हुई, 8 दूनी 16, 160, 160 और 56 कितना हो गया, 216। 216 में 1 गया तो कितनी वैल्यू आ गई, 215। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस सवाल में ये नहीं करना था, खैर चलो आपका रिवीजन हो गया फॉर्मूले का, बट ये करना नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल गई फैक्टराइज करके, तो आंसर आ गया सीधा। नवा सवाल देखिए, एंगल बी का बाइसेक्टर ट्राइंगल एबीसी में, मैं लिख रहा हूं यहां पर ऐसे कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो एंगल बी का आपने बाइसेक्टर लिया ऐसे, ये AC को D पर मिल रहा है, AB की वैल्यू 12 है, BC की वैल्यू 18 है। मुझे बताना है अगर AC 15 के बराबर है तो आपकी AD की लंबाई क्या है, ये x निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि ये अगर 18 और 12 का अनुपात है, 18 और 12 का अनुपात क्या है, 3 और 2 का अनुपात है, और अगर ये 3 और 2 का अनुपात है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो जो 15 यूनिट ये टोटल वैल्यू है, अगर मुझे x का मान निकालना हो तो x की वैल्यू है 2/5 × 15, या कह लें कि टोटल 5 यूनिट, 5 यूनिट 15, 1 यूनिट 3। ठीक है, तो ये वैल्यू 6 के बराबर आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आंसर हो गया ए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है और ऐसे सवाल एसएससी में खूब आते हैं। यहां देखो, एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है एक पॉइंट P से एक सर्कल पर, जो सर्कल को T पॉइंट पर मिलेगा, PT की वैल्यू दी है, एक सीकेंट है PAB, वो A और B पे काटेगी, PA 7 है, आपको AB की लंबाई बतानी है। तो देखो सवाल ये है ऐसा कि ये पॉइंट है मेरा P और यहां एक टेंजेंट है T, ये हमारा A और B है, ये हम बोल देते हैं 7, ये हम बोल देते हैं x, इसकी वैल्यू है 10.5। तो सर्कल की प्रॉपर्टी से आपको पता होगा कि PT स्क्वायर की वैल्यू PA × PB के बराबर होती है, यहां कुछ शंका नहीं होनी चाहिए किसी को। अब PT स्क्वायर मेरा क्या है, 10.5 का होल स्क्वायर, ये हमारा PA है 7 और ये वैल्यू हमारी है 7 + x। तो यहां से हम देखेंगे 7 + x की जो वैल्यू है वो है 10.5 × 10.5/7, तो ये 1.5 बन गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7, मुझे क्या निकालना है, मुझे AB की वैल्यू चाहिए, मुझे x का मान चाहिए। ठीक है, 7 + x अगर हम निकालोगे तो 1.5 से गुणा करेंगे,
तो एक तरह से हो गया 15×5 = 75, 15×1 = 15, ये इतनी वैल्यू हो गई आपकी 15.75। एक्स की वैल्यू आ गई 8.75। 8.75 कहाँ है? बी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? हो, क्लियर है ना सभी को? बी ऑप्शन 8.75 इज करेक्ट। 11वां सवाल देखो, 11th क्वेश्चन। एक फिगर दिया है, इसमें ओ हमारा क्या है? सेंटर है सर्कल का। पी ओ क्यू यानी ये वैल्यू 54 डिग्री है। पी ओ क्यू क्या है? 54 डिग्री है। क्या मेजर होगा पी आर क्यू का? ये वैल्यू मुझे चाहिए थीटा, ये मान मुझे चाहिए थीटा। थीटा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? बहुत सरल है यार। आप इसको ऐसे यहां जोड़ दो। अब आप कहोगे ये जो वैल्यूज हैं ये आर, पी आर क्यू और यहां एस है, ये जो वैल्यूज हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और ये 27 54 है तो ये 27 हो जाता है। और ये 27 प्लस थीटा जो होगा ये 180 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। तो थीटा की वैल्यू 180 माइनस 27 हुई। थीटा की वैल्यू मैं लिखूंगा 10 में से 7 गया 3, और यहां हो गया 17, 17 में से 2 गया, 10 में से 7 गया 3, 17 माइनस 2 15, 153 डिग्री आपकी वैल्यू हो गई। 153 डिग्री पी आर क्यू एंगल 153 होगा। ठीक है, सौरभ जी ने सही उत्तर दिया है, अमन जी ने भी सही उत्तर दिया है। ऑल चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, बंद किया है मैंने ब्रजेश जी। ठीक है, अब सिर्फ आपको अपने चैट दिखेंगे ताकि आप पड़ोसियों पर नजर ना दें, ना रखें, चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करें। एग्जाम में भी आप पड़ोसी को ना देख के खुद ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3। बॉडी डायगोनल एंगल के नाम से मत जाओ, डायगोनल ऑफ ए क्यूब। ठीक है, 8√3। वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहोगे क्यूब का जो डायगोनल होता है वो a√3 होता है, और वो 8√3 के बराबर हो गया। ए यानी भुजा 8 हो गई, 8 हो गई, और भुजा अगर 8 हो गया तो पूछा है वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा आपका ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब 8 क्यूब, 8 क्यूब का मतलब 512। 216 कौन निकाल रहा है? 512 बेटा, a√3 होता है ना डायगोनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ए की वैल्यू 60 डिग्री दी है, आपसे कह रहा है कि बताओ इसका मान क्या होगा। ए अगर 60 है तो ये बनेगा 10 sin 30 प्लस 8 cos 30। ए 60 है, डिवाइडेड बाई 7 sin 90 माइनस 12 cos ए। ए की वैल्यू क्या होगी बताओ? 60 रखेंगे तो 12 cos 60 हो गया। तो 10 इंटू साइन 30 क्या है? 1/2 प्लस 8 इंटू कॉस 30 क्या है? √3/2 डिवाइडेड बाई 7 sin 90 7 माइनस 12 इंटू कॉस 60। कॉस 60 आपका 1/2 होता है, तो ये हो गया 5 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6। अरे ये क्या किया मैंने? मैच क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, यहां 60 लिखना था यार, ए की जगह 60 लिखना, 30 क्यों लिखा मैंने? 1/2 बनेगा। अब ठीक है सर, नीचे 1 हो गया, 7 माइनस 6 ये 4 बनेगा, 5 4 9 हो गया। आंसर हो गया 9, बी ऑप्शन। एक लड़के ने, इसका नाम है सौरभ अग्रहरी, 10 कमेंट किया है कि क्या पेपर ऐसा ही आएगा? तुम्हें क्या चाहिए बताओ, ऐसा आए या कैसा और वैसा ही तथास्तु कर देता हूं मैं। हैं? ऐसा ही चाहिए पेपर, या थोड़ा ज्यादा कठिन चाहिए? तो मैं वैसा ही बोल देता हूं, तथास्तु वैसा ही होगा। ठीक है, ये देखो आप, थीटा 0 से 90 के बीच में है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ये 3 के बराबर है।
ये 3 के बराबर है, इसकी वैल्यू चाहिए, सॉरी, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान चाहिए हमें। ठीक है, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान चाहिए, ऐसा ही चाहिए। ठीक है, ऐसा ही आएगा, पढ़ लो। हाँ जी, अजीब परिस्थिति होती तैयारी में, पेपर ऐसे लगता है ऐसा आएगा भी कि नहीं, भरोसा ही नहीं होता। आसान क्योंकि लग रहा होगा थोड़ा, ठीक है, पर आते हैं ऐसे पेपर बेटा, ऐसे ही आते हैं। ऐसा कोई प्रीलिम्स से बहुत भयानक पेपर थोड़ा ना आता है, एक दो सवालों को छोड़ दो तो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इस ये क्या कांड है भाई, अरे तो सवाल ही गलत है यार। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा खुद ही 1 होता है, 1 - 1 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया। डिनोमिनेटर 0 हुआ तो अनडिफाइंड हुआ। तो ये सवाल कैसे होगा फिर, कुछ और होना चाहिए, कुछ गलत लिखा हुआ है कहीं नीचे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं है। ओके, ये थोड़ा सवाल में गड़बड़ी है, मेरे पास शीट भी है इसकी, वैसे एक मिनट लेट मी चेक। इसका शीट तो है मेरे पास। सवाल सही नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन ही अनडिफाइंड है। उसमें भी सवाल यही लिखा है शीट में भी, बट ये गलत है। कई लोग तो लगा भी देंगे इसको, बट ये लगेगा नहीं। क्वेश्चन स्टेटमेंट अनडिफाइंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। ठीक है, 0 शून्य। तो समझदार हो तो बोलो कि क्वेश्चन अनडिफाइंड है, बाद में क्लेम करके नंबर ले लेना इसका। तो ये सवाल जो है गलत है, क्वेश्चन नंबर 14 गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 8a5146b अगर 88 से डिविजिबल है तो a की पावर b की वैल्यू बतानी है हमें, कितनी होगी। a और b निकाल लो और a की पावर b निकाल लो। ओके, इस क्वेश्चन का नंबर सबको मिलेगा, जी हाँ, नंबर भी मिलेगा, साथ में 5 लाख रुपए भी मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, नंबरों के साथ पैसा भी मिलेगा अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ लिया तो। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपकी जॉब लगेगी और फिर 1 साल की सैलरी होती है ना, इतना तो, इससे ज्यादा ही होती है 5 लाख से। तो 8a5146b, एक लड़का बोला इन्फिनिटी, अरे भैया नहीं, 0 नीचे आता है तो ये इन्फिनिटी नहीं होता है। 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। 1/0 अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, समझे। चलो इधर आओ, आप करो 88 से, कोई भी नंबर 88 से तब डिवाइड होगा जब 8 से भी डिवाइड हो और 11 से भी हो। पहले 8 से डिविजिबिलिटी देखते हैं इसकी जाके। अगर मैं इसकी 8 से डिविजिबिलिटी देखूंगा तो ये वैल्यू है 46b, और 46b की अगर 8 से डिविजिबिलिटी मुझे देखनी है तो b कितना हो सकता है, आप डिवाइड करो, 8 × 5 = 40, 8 × 28 = 64, b की वैल्यू 4 हो गई। अब b 4 है तो यहाँ 4 रख दो, नंबर क्या हो गया तुम्हारा, 8a5146 4। अब 11 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो 4 4 8 5 13 8 21 माइनस a+7। अब देखो ये 11 21 - 7 कितना होना चाहिए बताओ आप, 10 हो जाए तो बात बन जाए, ए की वैल्यू 3 ले लो ए 3 ले लो तो बात बन जाए, 7 3 10 हो गया, 11 बन जाएगा, क्योंकि ये अंतर क्या है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कहेंगे मेरा जो आंसर है वो है a की पावर b, और a की पावर b का मतलब 3 का पावर 4, और 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 यानी 81। आंसर हो गया आपका ए, दैट्स द उत्तर। ठीक है, 16वां, एक शॉपकीपर ने एक टेबल खरीदा 4600 रुपये में और एक कुर्सी खरीदी 1800 रुपये में। वो टेबल को 10% के लाभ पर बेचता है और कुर्सी यानी चेयर को 6% के लाभ पर बेचता है। आपको ओवरऑल गेन परसेंटेज बताना है, कितना होगा, व्हाट इज ओवरऑल गेन परसेंटेज। तो देखिएगा, टेबल को 4600 रुपये में बेच रहा है या खरीद रहा है और ये 1800 रुपये में खरीद रहा है। वो टेबल को 10% के गेन पर बेचता है प्लस 10%, तो ये वैल्यू हो गई आपकी +460। और वो चेयर को 6% के गेन पर बेचता है
18 छक्के कितना हो गया, 108, राइट। ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है। ये एक तरीका है, बट ये तरीका सही तरीका नहीं है, मैं इसको यूज भी नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए नहीं यूज करूंगा मैं, क्योंकि मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई 10% और जो 6% वाली वैल्यूज हैं, इन दोनों का आप अनुपात निकाल लो सीधे, तो ये बनेगा 23:9। तो आप यहां पर सीधा एवरेज लगा सकते हो, 23 × 10 हो गया 230, 9 छक हो गया 54/32, ये परसेंटेज में आंसर होगा आपका। तो ये हो गया 284/32%। काट दो इसको, आप कहोगे पहले 4 से काट दें, 4 7 28, 4 का नम 4, 4 8 32। अब देखो 8 28 64, 64 7, 8 7/8%, ये ऑप्शन होगा। 17वां सवाल देखिए। एक अलॉय है जिसमें कॉपर और टिन 3:2 में है, 250 ग्राम कॉपर को हम ऐड करें अगर इस अलॉय में, तो इसमें कॉपर दुगना हो जाएगा, डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन, इट बिकम्स डबल द क्वांटिटी, टिन की क्वांटिटी का दुगना हो जाएगा। आपको बताना है अमाउंट एलवाई में टिन का कितना है, टिन का क्वांटिटी कितना। हाँ, डेविएशन से भी लगा सकते हो उसको, औसत निकालना है, जैसे करना है कर लो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं 3:2 है कोई चीज, ठीक है। अब मैं इसमें कॉपर मिलाऊंगा, कॉपर और टिन है, टिन नहीं मिलाऊंगा, देखो कॉपर मिलाऊंगा। अब कह रहा है कॉपर मिलाने से होगा क्या कि ये वैल्यू इसकी 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। 2 से 4 हो गई, टिन को मैंने सेम कर दिया। आप बताओ कितना तुमने कॉपर जोड़ा है, आप कहोगे 1 यूनिट जोड़ा है और 1 यूनिट 250 ग्राम के बराबर है, तभी तो आप कह रहे हो कॉपर जोड़ा, 1 यूनिट जोड़ा 250 ग्राम के बराबर हो गई। आपको बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन एलॉय, टिन की मात्रा कितनी है। आप कहोगे 1 यूनिट अगर 250 ग्राम है तो ये 2 यूनिट तो 500 ग्राम हो गया ना, तो 500 ग्राम आपकी वैल्यू हो गई, ये आंसर हो गया आपका डी। ओके, ये फिर कुछ ज्यादा ही हलवा है, खैर ये ऑल इंडिया सुपर मार्क्स 8 है। 7 को लोगों ने बोला था बहुत कठिन है, तो हमको लग रहा है इसीलिए हमारी टीम ने कहा थोड़ा हल्का देते हैं, ठीक है। बट ठीक है, पेपर ऐसे भी आते हैं, सरल भी आते हैं बहुत, तो अपने आप को कभी भी कमजोर ना मानिए, ठीक है। पेपर सरल आए हुए हैं इतिहास में, कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा कि पेपर सरल आ गया, आता ही सरल पेपर, बहुत मुश्किल आता ही नहीं है। शिप के मास्ट हेड से 180 मीटर ऊंचा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। इवन इजी पेपर यू नो इज नॉट दैट इजी, बिकॉज इजी पेपर में भी बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं लोगों से, तो इट्स नॉट कि 25 में से 25 फोड़ के हर कोई आ जाएगा। तो आसान पेपर में भी क्वेश्चंस को सही करना अपने आप में चैलेंज हो जाता है। ओके, 15 में एक ही वैल्यू समझ में नहीं आई, बाद में बताता हूं, पहले इधर आओ, ठीक है। शिप का मास्टहेड से 180 मीटर ऊंचा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। तो अब मैं यहां आता हूं और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 60 डिग्री। यहां से कुछ कह रहा है 180 मीटर ऊंचाई से देख रहे हैं हम, तो ऐसा हो रहा है। आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द शिप, ये दूरी बतानी है मुझे किसके बराबर है। अब आप कहोगे 30 के अपोजिट अगर 180 है तो 60 के अपोजिट 180√3 हो जाएगा, 180√3, आंसर हो गया डी, ठीक है। डी की वैल्यू डी हो गई। यहां से इस बोट शिप से इस बोट की दूरी 180√3 आपकी निकल के आ गई। 19वां सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो सारा समय इसमें लगा दूं। 60√3 कौन बोल रहा है, मैंने गलत किया क्या, कैसे, अरे नहीं ठीक लिखा है यार, एंगल ऑफ, अच्छा सही कर रहे हो यार, मैंने गलत लिखा है। अरे यार, ऐसा धोखा मैं आपके साथ कर रहा था, अच्छा किया आपने बता दिया, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होता है, ये होता है, देखो देखो जरा, मैंने कितना बड़ा घोटाला किया और कई लोग मान गए मेरी बात। ऐसा मत करो यार, गलत लिखा मैंने यार, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये 60 डिग्री होगा। तो आप कहोगे 60 के अपोजिट अगर 180 है तो ये 30 के अपोजिट पड़ेगा, 180/√3 होगा, तो ये वैल्यू आपकी 60√3 होगी।
कुछ लोग होश में हैं। 60√3 इसकी वैल्यू करेक्ट है, यस, नॉट डी। 19वां सवाल देखिए। अब ये सवाल करते हैं भाई, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करेंगे? वही बॉड मास में पहले ये ऑफ को रिजॉल्व करेंगे। तो एक एक ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बॉड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स फिर ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक ब्रैकेट पकड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा पहला ब्रैकेट, तो पहला ब्रैकेट लिखते हैं। तो ये बनेगा 5 चौके 20 एक 21/4। डिवीजन को सीधे इनटू में कन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो बस। 3 दूनी 6 एक 7/2 है, 2/7 लिख सकते हैं। और तीसरा जो 5/12 है वो एज इट इज रहेगा। ये हमारा पहला ब्रैकेट है। अब माइनस में जाके 3/16 करना है, तो ये माइनस में जाके 3/16 भी कर दो। ये एक बड़े ब्रैकेट के भीतर था, इसको बड़े ब्रैकेट के भीतर भी रख देते हैं। दूसरी जो वैल्यू है इसको जरा ध्यान से देखते हैं। यहां डिवीजन का साइन लगाते हैं। ये वैल्यू की 7 3 21 4 25/7, यहां 25/7 लिखो। अच्छा, ये वैल्यू 6 3 18 दो 20/3 है ना। तो पहले इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसे रहने दे देंगे। और ये वैल्यू जो बनेगी आपकी 5/14, मैं लिख रहा हूं 5/14 इंटू 20/3। इसको पहले सॉल्व कर लो। तो आप कहोगे 2 से काट सकते हैं 10 और 7, तो ये बनेगा 50/21। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू आपकी 50/21 हो गई। और ये ऑफ अभी भी लगा हुआ है 4/3 के साथ, ऐसे लिख दो। ये पूरी कहानी है। अब इसको फटाफट रिजॉल्व कर लेते हैं हम। तो आप कहोगे 2 से कट सकता है 2 दूनी 4, 7 से कट सकता है 7 3 21, 3 से कट सकता है 3 चौके 12। तो ये वैल्यू हो गई 5/8 माइनस 3/16। जो कि हम आगे बढ़े तो लिख सकते हैं 8 दूनी 16, 10 माइनस 3 7/16। यहां तक पहुंच गए। यहां आइए, इसको 25/7 रहने दो। और इस वैल्यू को उल्टा करके आप 21/50 लिख सकते हैं। और जो चीज ऑफ के साथ है उसका भी मतलब इंटू ही होता है, 4/3 कर लेते हैं इसका। क्योंकि पहले आप ऑफ को रिजॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ऑफ के साथ कंबाइन करोगे, फिर इस डिवीजन पे हमें आना है। तो आप कहोगे ये 25 दूना 50 हुआ, 7 3 21 हुआ, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 हुआ। तो एक तरह से डिवाइड बाई 2 है। अब डिवाइड बाई 2 को आप एज इट इज चाहें तो ऐसे लिख दें। और नाउ यू कैन रिजॉल्व दिस वैल्यू टू बी 7/32। डी ऑप्शन हो गया, बिकॉज डिवीजन इज इनटू 1/2। तो 7/32 आपकी वैल्यू है। 17 नहीं आ रही है, 7 आ रही है ना, 7/32। ठीक है, 19वां का डी करेक्ट है। 20वां सवाल देखिए। एक बोट अपस्ट्रीम जा रही है, स्पीड दी है, वापस आती है वही दूरी 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड टोटल जर्नी की क्या होगी? अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सेम डिस्टेंस, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। जब बराबर दूरी चली गई हो, एक बार S1 स्पीड से और एक बार S2 स्पीड से, तो जो हमारा एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला होता है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो एक बार आपने कहा कि हम गए हैं 24 की स्पीड से, एक बार हम गए हैं 40 की स्पीड से, और यहां पर आपकी वैल्यू है 24 + 40 जो कि 64 है। तो 40 दूना 80, 48 इंटू 40 एक तरह से लिख सकते हैं हम। यहां पर हम लिख सकते हैं 64, 16 3 48, 16 चौके 64, 4 दहमा 40, 30 आपकी वैल्यू आ गई। 30 आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका बी। 21वां सवाल देखो। ABC एक साथ इन्वेस्ट करते हैं 53,000 बिजनेस में। A 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा B से, B 6,000 ज़्यादा करेगा C से। टोटल मुनाफा इतना हुआ, बताओ A का शेयर कितना है? लप्पू सवाल है, महालप्पू सवाल है। क्योंकि आप करो C का जो इन्वेस्टमेंट है B उससे 6,000 ज़्यादा करता है। तो मैं ऐसे लिखूं ABC। देखो, C का इन्वेस्टमेंट अगर C है तो B का इन्वेस्टमेंट 6,000 ज़्यादा है C से। ठीक है, फिर A का इन्वेस्टमेंट 5,000 ज्यादा है B से, तो इसमें 5,000 और जोड़ दो, तो ये हो गया 11,000 प्लस C। ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये 53,000 के बराबर है। तो आपकी यहां से वैल्यू आएगी 3C इज इक्वल टू 53,000 माइनस 17,000। 3C की वैल्यू कितनी आई? 13 4 36,000। C की वैल्यू कितनी आई? 12,000। अब देखिएगा, A B C है, सबका रेशियो लिखो आप कि अगर ये 12,000 है
तो ये 18,000 है और ये 23,000 है, ये रेशियो हो गया। 23, 18, 41, 41 और 12 कितना हुआ 53। ये टोटल 53 यूनिट आपकी 31,800 के बराबर है, विच इज 6 गुना, यानी 600, एक यूनिट 600 के बराबर होगी। अब हमें ए का शेयर निकालना है, तो ए इज 23, तो 23 इंटू 600 आपको निकाल लेना है। 23 इंटू 600 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 2 जीरो होगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138,000। आंसर क्या है? डी। ला ला ला, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी आई आ गई। कार जो बेचे हैं कंपनियों ने ABCDE पहले 6 महीनों में 2018 के, वो दिया हुआ है। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना है हमें। 2018 के पहले 6 महीनों के दौरान ABCDE डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या क्या है? 2018 के पहले 6 महीने जो आपके सामने प्रस्तुत है, इनमें से बेचे गए कारों की संख्या आपको दी गई है। अब सवाल पूछ रहा है कि जुलाई 2018 में अगर कार की सेल डीलर डी ने बढ़ा दी सेम परसेंटेज से जैसा जून में बढ़ोतरी हुई पिछले महीने की तुलना में, तो नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जुलाई क्या होगा? देखो जुलाई का डेटा दिया नहीं है, तो ये क्या कह रहा है कि जुलाई 2018 में जो परसेंटेज चेंज होगा डी का, वो वही होगा जो जून में होके आया है। तो कहने का मतलब इनका देखिए ये है कि यहां 740 से 600 बना, डी की बात हो रही है ना, ओवर इट्स इंक्रीजेस बाय द सेम परसेंटेज एज इन जून 2018। नहीं नहीं नहीं, ये कहानी है। देखिए आपको ऐसे निकालना है कि ये परसेंटेज चेंज आप निकालो पहले। तो आपने कहा देखो भाई यहाँ 180 का चेंज है 600 के ऊपर, तो प्रतिशत की बात करेंगे तो 30% है। 1/3 सॉरी 6 3 18, 30% हो गया ये। तो इसको आप 30% से बढ़ा दो, यही पूछ रहा है जुलाई में अगर 30% ही बढ़े तो कितनी वैल्यू होगी? तो 780 को मुझे 30% से बढ़ा देना है। तो आप 780 को अगर 30% से बढ़ाओगे तो 30% से बढ़ा के कितनी वैल्यू आएगी? 78 इंटू 3 कितना है? 3 8 24, 3 7 21 और 2 23। अगर मैं इसको जोड़ दूं 7 2 9, 1014 आपकी वैल्यू आ गई। आंसर हो गया मेरा ए, 1014, ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई डीलर्स ABCDE ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2018, सबको दिया हुआ है। आगे कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई डीलर बी जनवरी अप्रैल जून। तो बी हमें निकालना है जनवरी, अप्रैल एंड जून। तो जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया। यस, रेशियो किससे निकालना है? ए और डी का मार्च में, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई ए एंड डी इन मार्च। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ए और डी, और यहां मैं लिख रहा हूं मार्च। यही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप, बी का जनवरी अप्रैल जून, बी हमारा क्या है? जनवरी, यहां पर जनवरी है तो मैं लिखता हूं ये हमारा है जनवरी, जनवरी अप्रैल और जून। ये हो गया जनवरी, हो गया 600, ये हो गया 580, ये हो गया 620, 6 5 11 6 17, 1800 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा 1800। अब देखो ए प्लस डी मार्च में निकालेंगे। ए और डी अगर मार्च में निकालना है तो ये ए है, डी है, 6 5 11, 1140 हो गया। ये 1140 हो गया, 0 से 0 कट गया। अब भैया इसको डिवाइड करो और देखो कि कौन सा रेशियो आप बना सकते हो। ठीक है, तो 114 और 180 में अगर आप काट पीट मचाओ तो क्या बना सकते हो? 18 से काटोगे, 18 से कटेगा। ठीक है, 19 से कटेगा, किससे कटेगा? कितने लोग करें? ए आएगा, 45 से कटेगा, या कुछ गलत लिखा है मैंने? देखो ए और डी का मार्च है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए कुछ कट नहीं रहा है मेरा। ए और डी मार्च है यहां पर। ए और डी अगर मार्च लेंगे हम तो ये बनेगा आपका, राइट, 7 6 13, 1350 बन रहा है। ऐसा हो गया, 45 से आप कट जाएगा, 4/3 आपका आ गया ये ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल देखिए। 3 डिफरेंट फ्लेवर्स के कप सिरप हैं ABC इन राख बॉटल्स। ये लाख बॉटल होना चाहिए। राख बॉटल क्या होता है? लाख बॉटल्स। मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मेडिसिन कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2010 to 2014
हैज बीन शोन इन द बार ग्राफ। तो 10 से 14 तीन तरह के कफ सिरप हैं, अलग अलग फ्लेवर के, फ्लेवर ए बी सी, उसका डेटा दिखा गया है। लाख बॉटल में वैल्यू है, मतलब ये 40 मतलब 40 लाख बॉटल्स। वाह वाह, ठीक है। अच्छा बताओ, दवा की कंपनियां क्या सोचती होंगी ना कि ज्यादा लोग बीमार हों, ज्यादा लोगों को दवा की जरूरत पड़े, नेचुरली ना सोचते होंगे कि नहीं? अच्छा बताओ, वो चाहते हैं उनकी सेल्स गिरे? क्या वो चाहते हैं कि सारे लोग हेल्दी हो जाएं? नहीं, नहीं चाहते ना। कैसे चाहेंगे यार, वो धंधा है उनका बेचारा। तो चाहेंगे ज्यादा लोग बीमार हो, ज्यादा दवा बिके हमारी। ठीक है। द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 टू डिफरेंट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन of flavor A in 12, 13 and 14 and the average production of flavor C in 12, 13, 14 is 12 में आपको एवरेज प्रोडक्शन चाहिए सारे फ्लेवर्स का, क्या एवरेज है 12 में? तो आप कहोगे 50 50 65 हो गया, 165/3। तो अगर 12 में मैं सबका औसत निकालूं तो ये वैल्यू कितनी आई? 55। ठीक है, ओके, क्लियर? 55 हो गया। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? तो इसका रेशियो निकालना है टू द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 12, 13, 14। अच्छा, अब 12, 13, 14 में ए का एवरेज चाहिए मुझे। तो ए का एवरेज अगर मैं 12, 13, 14 में देखूं तो ए कितना है मेरा? 50 प्लस 45 प्लस 75/3। कितना हो गया है बताओ? अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं 120 170/3 हुआ। यस। अब दूसरी वैल्यू मुझे निकालनी है। सी के लिए मुझे खोजना पड़ेगा 50 45 75 हो गया, ठीक है। अब सी भी 12 13 14 खोजो। सी अगर 12 13 14 खोजोगे तो 65 70 और 80, तो 150 और 215/3 हो गया ये। इसका अगर आप अंतर निकालोगे तो 45/3 बनेगा। अंतर निकालो 45/3 यानी 15 बन गया। तो मुझे जो रेशियो निकालना है वो निकालना है 55/15 का। 5 11 5 3, 11/3 बन गया। 11/3 बन गया आपकी वैल्यू। आंसर हो गया सी। तो कह रहे पहले तो आप ये निकाल लो, फिर इन दोनों का जो औसत निकला है उसका अंतर निकाल लो। ठीक है, औसत जो दोनों का निकला है उसका अंतर निकाल लो, और वो अंतर निकाल के फिर रेशियो निकाल लो। तो ऐसे हो गया। 25वां सवाल देखते हैं। एक पाई चार्ट है, उसमें कह रहा है कि परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मुझे 300 स्टूडेंट का क्लास 10 के एक स्कूल में, और 6 सेक्शंस हैं ए बी सी डी ई एफ। 6 सेक्शंस हैं ए बी सी डी ई एफ, राइट? ए बी सी डी ई एफ। निम्न पाई चार्ट ए बी सी डी ई एफ 6 भिन्न भिन्न वर्गों में किसी विद्यालय में कक्षा एक्स के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशत वार वितरण को निरूपित करता है। सवाल क्या है? कह रहा है सेक्शन ई में जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:4 है। सेक्शन ई में 3:4 है बॉयज और गर्ल्स का। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी। ठीक है, नंबर ऑफ बॉय इन सेक्शन ई टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी। तो यहां गर्ल्स की संख्या निकालनी पड़ेगी हमें। कैसे निकलेगी? तो पहले देखो लड़कों की संख्या दी हुई है मुझे, ठीक है, निकल जाएगी क्योंकि टोटल 300 है ना। ठीक है, टोटल अगर 300 है तो बेटा 14 3 42 बनेगा। ये वैल्यू कितनी होगी? 42 यानी 42। अब देखो ये टोटल 42 है, इस 42 को मुझे 3:4 में बांटना है। तो बॉयज की संख्या होगी 3/7 इंटू 42, क्योंकि यहां बॉयज और गर्ल्स 3:4 में है, 18 हो गया ये। तो बॉयज की संख्या कितनी आ गई? 18 आ गई। ओके, लड़कों की संख्या 18 आ गई। अब बॉयज की संख्या ई में निकल गया, अब मुझे गर्ल्स की संख्या सी में चाहिए। तो आप कहोगे 19% 300 का कितना होगा? 57 होगा। इस 57 में आपको, लेकिन यार इसमें मामला थोड़ा गड़बड़ नहीं है? अच्छा, ई में नहीं दिया था, ठीक है,
हमको लगा दिया हुआ उस टेबल में, ठीक है। बॉयज की संख्या हमने निकाल लिया 18, ये 18 आ गया। अच्छा, गर्ल्स की संख्या ई में कैसे निकलेगी? ई में अगर मुझे बॉयज की संख्या मिल गई ई में और सी में गर्ल्स की संख्या चाहिए, तो सी में 34 आपके बॉयज हैं, 34, तो 23 आपकी गर्ल्स होंगी। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है तो वो हो गया 18:23, 18:23, और 18:23, 23 कहाँ है आपका आंसर? 18:23 आपका आंसर है ए। ओके, दैट इज हाउ द आंसर इज। तो ये 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है, ठीक है। और मंगलवार को मिलेंगे, फिर से आगे का डिस्कशन भी करेंगे। हाँ जी, ओके। तो आशा करता हूँ सब चकाचक है, मौज में हो तुम लोग। समय आपका नहीं लूँगा, समय आपका कीमती है। चुपचाप जाइए, रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, और मंगलवार को फिर से हम मिलेंगे 25 सवालों के साथ। आज तो सारे 25 कर दिए, ठीक है। और ठीक है, जितने भी हो सकेंगे क्लास में क्वेश्चन वो करेंगे, तो मंगलवार को हम करेंगे। आप अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। मॉक्स लगाना अच्छी बात है, बट मॉक के नंबरों को दिल से लगाना गलत बात है। मॉक्स आर जस्ट देयर टू शो यू द आईना, यानी दर्पण, की आपका कितना गलतियां हो रहा है कहाँ पर। तो बेसिकली उस मॉक को इस तरीके से लो कि मेरी मिस्टेक कैसे मैं दूर करूं, या मैं कैसे गलतियां कर रहा हूं, कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूं। इसी के लिए मॉक का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा दिल से ना लगाएं स्कोर कि आज नंबर खराब हो गया तो मेरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे आई 15 में? देखो, 21 माइनस a+7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये वैल्यू जब मल्टीपल ऑफ 11 होती है तभी ये नंबर 11 से डिवाइड होता है, या तो 0 हो जाए, ठीक है। ज्योमेट्री कैसे कवर करने बाद वास्ट पढ़ाया आपने, वास्ट इसीलिए पढ़ाया कि तुमको समझ में आए, ठीक है। बट स्टिल अगर आप उतना टाइम नहीं देना चाहते हैं, या आपने लेट कोर्स को ज्वाइन किया, तो आप एक काम करिए, पीडीएफ ले लो फॉर्मूले की। मैंने थियरी तो पढ़ाई है ना आपको पीपीटी में सब बहुत अच्छे से, राइट। तो उसको आप उसको देख के चले जाओ एग्जाम में, प्लस कुछ पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। तो ये वैल्यू 10 के बराबर जब टोटल होगी तब ये 11 बन जाएगा, और 10 टोटल करने के लिए A3 होना चाहिए। हम्म, क्लियर है? इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन न्यू टॉपिक्स स्टैटिक्स पिरामिड बेस्ड। आयुष जी, स्टैटिस्टिक्स का एक रैमोथॉन कराया था, आपके कोर्स में एडेड है। प्रोबेबिलिटी कराया, वो भी आपके कोर्स में एडेड है। बाकी मेंसुरेशन करोगे पिरामिड भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? बाकी यहाँ जितने भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो सुपर मार्क्स में क्वेश्चन होंगे वही हम आके यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, बाकी तो सारा कुछ हो ही चुका है। अब देखो जाके, आपको स्टैटिस्टिक्स की मैंने 3.5 घंटे की एक यूट्यूब पे क्लास कराई, उससे बाहर स्टैटिस्टिक्स में कुछ कभी आना ही नहीं। आप उस वीडियो को देख लो ना एक बार, जस्ट वॉच इट वंस। स्टैटिस्टिक्स से जिंदगी भर में मुक्ति मिल जाएगी आपको, कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। ओके, समझ में आई बात? ऑलराइट, नहीं आया रिपीट करें 15, घर पे जाके इसको ठीक से देखो 15 नंबर। दिमाग में कुछ और दौड़ा रहे हो फिर तुम। भैया 21 माइनस a+7 जब 11 का मल्टीपल होगा तभी तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। 21 माइनस a+7, 11 का मल्टीपल कब होगा? जब वो 11 के बराबर हो जाए। तो 21 में से 7 + a 10 होना चाहिए, तभी तो 11 बनेगा। तो a की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब इसको घर पे एक बार तमीज से बैठ के देखना, समझ में आ जाएगा तुम्हें कि 3 क्यों हुआ, ठीक है। ऑलराइट, चले, चलो अब मिलते हैं आपसे मंगलवार को। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।